हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक। इस वीडियो में हम लोग सर्किट डायग्राम से स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ तक हम लोग उसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। द बेस्ट थिंग इज ऑब्वियसली विच यू कैन डू इज लिसनिंग अटेंटिवली विथ रैप्ट अटेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। सर्किट एलिमेंट्स एंड डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को कुछ सर्किट एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग बारी बारी उन सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा ना एक बल्ब का पिक्चर को बनाना, एकदम डिज़ाइन से ऐसा ऐसा बनाना छोड़ करके एकदम मतलब डिज़ाइनिंग करना एकदम स्टाइलिश वे में सारा सर्किट एलिमेंट्स को। उससे अच्छा है कि हम उनके लिए सिंबल्स रख लें। तो कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है सर्किट एलिमेंट्स के लिए। जो अलग अलग एलिमेंट्स से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, उनके लिए कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी जल्दी उन सिंबल्स को देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होता है? तो सेल के लिए सिंपली हम लोग एक लंबा डंडा, एक छोटा डंडा, और ये कनेक्टिंग वायर्स का पार्ट है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर बैटरी है, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होगा कि एक के बाद एक सेल रखना है। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, उसका नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव में हम सेल का पॉजिटिव को अटैच करते हैं, नेक्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो इस प्रकार से एक्चुअली, और कनेक्टिंग वायर्स, मान लीजिए 3 सेल्स आपस में एक के बाद एक अटैच्ड है, तो सबसे आगे पॉजिटिव पहले वाले का एंड तीसरे वाले का सबसे पीछे नेगेटिव। इस रूप से सिंबल दिखा सकते हैं। अगर 3 है, 2 है तो सिर्फ इतना ही दिखाएंगे, 4 है तो और दिखा सकते हैं इस रूप से। तो ये सिंबल है फॉर दी बैटरी। नेक्स्ट इज स्विच, ओपन स्विच। तो ओपन स्विच के लिए 2 प्रकार से सिंबल है। फॉर ओपन स्विच 2 प्रकार से सिंबल है, 2 प्रकार से एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, 2 प्रकार से, इसीलिए 2 प्रकार से सिंबल भी है। कभी कभी लैब्स में देखेंगे कि इस प्रकार का एक मेटल का बना हुआ चीज़ है, इस प्रकार से है। एक ये मेटल का इस साइड है, इस साइड भी एक मेटल का बना हुआ है, और बीच में हम कुछ डालते हैं तो इन दोनों के बीच कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि एक कुछ गोल सा सिलेंडर सा ऐसे के डालने के लिए हो, तो इन दोनों को जोड़ देगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये एक प्रकार का ओपन स्विच होता है, जिसमें हम बीच वाले को नहीं डाले हैं। तो ये ओरिजिनल है, इसके लिए सिंबल जो इस्तेमाल होता है वो कुछ इस प्रकार से फिर होगा, बस इस प्रकार से। जब बीच में कुछ नहीं डाला है तो दोनों के बीच में ब्रेक है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर सकता है। और एक प्रकार से जो ओपन स्विच होता है वो है सिंपली तार अलग जब रहता है, इस प्रकार से तार बीच में टूटा है सपोज, तो ये ओपन स्विच का सिंबल है कि यहाँ पर तार खुला हुआ है। क्लोज्ड स्विच नेक्स्ट, उसके लिए क्या सिंबल? तो क्लोज्ड स्विच के लिए जब अंदर हम डाल दिए एक तो सिलेंडर, तो इन दोनों मेटल्स के बीच कनेक्शन बन जाएगा। तो उसके लिए सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, एक डॉट, वो डिनोट करता है कि अंदर इनपुट कर दिया है। और क्लोज स्विच के लिए वायर कनेक्शन में किस प्रकार से होता है? जस्ट वायर तोड़ देना और जोड़ देना, तो इसमें जोड़ देना हुआ, यानी कि इस प्रकार से दिखाते हैं कि स्विच को क्लोज कर दिया है। एरो से दिखाते हैं कि ये जो टूटा हुआ भाग है इसको ले जा करके नीचे जोड़ दिया है, करंट फिर फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट है। तो ये ओपन स्विच, क्लोज स्विच। एंड नाउ वायर जॉइंट। कहीं भी अगर सर्किट में वायर जॉइंट होता है तो उसको किस प्रकार से दिखाते हैं? तो कुछ इस प्रकार से कि एक तार ये है, दूसरा तार इसमें आके यहाँ पर जुड़ा है, तो इस प्रकार से हम वायर जॉइंट का सिंबल दिखाते हैं। अगर कोई भी वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन एक दूसरे में जॉइंट नहीं है, बस एक के ऊपर एक पार हो रहा है, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। एक तार है और दूसरा तार इसके ऊपर से पार हो जा रहा है, समझिए इसमें जुटा नहीं है, इस प्रकार से सिंबल दिखाते हैं, जिसमें दोनों जॉइंट नहीं हो रहा है आपस में, बस एक दूसरे के अगल बगल से पार हो रहा है। बल्ब के लिए सिंबल किस प्रकार से है? तो बल्ब के लिए सिंपल सा सिंबल है इस प्रकार से। ये बल्ब का एक टर्मिनल इधर कनेक्टिंग वायर के साथ, बल्ब का दूसरा टर्मिनल इधर कनेक्टिंग वायर के साथ। तो दिस इज़ द सिंपल सिंबल फॉर बल्ब। कहीं कहीं इसमें सर्कल भी किया होता है, दोनों में से कोई भी ठीक है, चलेगा। ऐसे तो सर्किट्स में ज़्यादातर ऐसे ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ अ रेजिस्टेंस।
क्या होता है रेजिस्टेंस आने वाले समय में सीखेंगे, अभी बस सीख रहे हैं उन सर्किट एलिमेंट्स को जो एक सर्किट में इस्तेमाल होता है, उनके लिए सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। रेजिस्टेंस के लिए इस प्रकार से कुछ सिंबल है, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए, इधर कनेक्टिंग वायर उधर कनेक्टिंग वायर, बस। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट भी बोला जाता है, उसके लिए क्या सिंबल है फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके लिए कुछ इस प्रकार से। ये सब एनसीईआरटी में एकदम कॉलम बना के दिया हुआ है, आप इसमें भी चाहें तो साथ साथ देख सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस प्रकार से है। मूल बात तो ये है कि उसको सीखना कि होता क्या है, बस सिंबल अभी सीख रहे हैं कि या तो इस प्रकार से, या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ये एरो के बजाय इस प्रकार से एक ऊपर से आके एरो, ये सिंबल है फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है आगे सीखेंगे, और क्यों इस प्रकार से सिंबल है वो भी सीखेंगे। और दो डिवाइसेस के लिए सिंबल एम मीटर और वोल्ट मीटर। एम मीटर और वोल्ट मीटर, एम मीटर माने जो डिवाइस करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर माने जो डिवाइस वोल्टेज मेजर करता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो एम मीटर के लिए सिंपली सिंबल दिखाते हैं इस प्रकार से, एक सर्कल में कैपिटल ए लिख देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टिंग वायर से जुड़ा, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टिंग वायर से जुड़ा। और वोल्ट मीटर के लिए सिंबल कैपिटल भी एक सर्कल में, पॉजिटिव टर्मिनल एक कनेक्टिंग वायर से जुड़ा, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कनेक्टिंग वायर से जुड़ा। नाउ इन सर्किट्स में इनका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, सर्किट एलिमेंट्स के सिंबल्स का, तो वो हम लोग देखते हैं। एक ही सर्किट में सब बना देते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक सबसे पहले एक बल्ब है, सपोज जिसको जलना है, एक बल्ब है, बल्ब के बाद उसको सेल्स से कनेक्ट होना है, तो एक से अधिक सेल्स लगा देते हैं, बैटरी उस 3 सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर एक कनेक्टिंग वायर, दूसरा कनेक्टिंग वायर उधर, ठीक है। इस बल्ब से कितना करंट पास करेगा वो मेजर करने के लिए एक एम मीटर लगा दिए, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस, यानी कि बल्ब के एक छोर से एक तार लेके गए, बल्ब के दूसरे छोर से दूसरा तार लेके गए, और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में जोड़ दिए, तो मेजर कर देगा बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। इस प्रकार से सर्किट्स में हम सारा एलिमेंट्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्विच लगा सकते हैं जो कि फ़िलहाल क्लोज है ताकि करंट बहे। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम एक ही सर्किट में सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जस्ट जॉइन द, चाहे तो कुछ रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वो क्या करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन बस लगा दिए। तो इस प्रकार से हम अलग अलग सर्किट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं सर्किट डायग्राम्स बनाने के लिए। आगे सीखेंगे और बहुत डिटेल में सीखेंगे ये सब चीज़, एकदम क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। अभी आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या होता है ओम्स लॉ? तो अभी दो चीज़ सीखे हैं, एक डिवाइस एम मीटर, एक डिवाइस वोल्ट मीटर। करंट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ओम्स लॉ एक्चुअली में किस प्रकार से ये खोजा गया, तो ये एक्चुअली में कोई फिजिसिस्ट है, वो रिसर्च किए तो पाए कि वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I, क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? क्या उन दोनों में कुछ रिलेशन है? फिजिसिस्ट लोग क्या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, कुछ निकल जाता है तो लॉ बन जाता है। तो उसी प्रकार से ओम्स लॉ है कि क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I में कुछ रिलेशन है क्या? तो ये रिलेशन को हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। क्यों, क्या किए? सपोज कीजिए कि एक एक्टिविटी से हम लोग एक सिंपल एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि क्या है ये ओम्स लॉ, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है पता करते हैं। एक तार लिए, कुछ और रेजिस्टेंस का लिए, एक तो वायर, ठीक है, कुछ XY लिए। सपोज कीजिए कोई है, एक एक्टिविटी में लिखा है निक्रोम वायर लीजिए। निक्रोम वायर याद रखना होगा कि एक एलॉय होता है निक्रोम, जो कि 4 मेटल्स का बना होता है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन।
इन चारों का बना होता है निक्रोम एलॉय। एलॉय इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। धीरे धीरे सीखेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, जो सब वर्ड्स बोल रहे हैं। तो एक सर्किट लिए हैं, उसमें एक तार जुड़े हैं जिसको निक्रोम वायर बोल रहे हैं, और एक स्विच लगा दिए हैं सपोज कीजिए, जो कि क्लोज्ड है ऑब्वियसली, तभी करंट बहेगा। एक एमीटर लगा दिए हैं करंट मेजर करने के लिए, और निक्रोम वायर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिए हैं कैपिटल वी सिंबल से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से निक्रोम वायर का एक छोर और दूसरे छोर को कनेक्ट कर दिए वोल्ट मीटर से। तो इसके अक्रॉस अगर करंट बहेगा तो वोल्टेज मेजर कर लेगा, और इधर करंट बहेगा निक्रोम वायर के थ्रू तो एम मीटर करंट मेजर कर लेगा, और इसको बस सेल से जा करके कनेक्ट कर देंगे, जो कि करंट का एक्चुअल सोर्स है, उसी से तो करंट निकलेगा। तो एक बार एक सेल लगाते हैं, एक बार एक सेल लगाएं और देखें कि कितना करंट बहा निक्रोम वायर के थ्रू और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ निक्रोम वायर के थ्रू, कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ। तो सपोज कीजिए, मानिए कि करंट और वोल्टेज एक तो टेबल बना, करंट और वोल्टेज, कितना करंट बहा कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए करंट बहा 0.1, करंट एम्पियर्स में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस सीखे हुए हैं वोल्ट्स में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में कैपिटल वी से ही सिंबल डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कुछ 0.4 वोल्ट्स, 0.1 एम्पियर करंट बहने के कारण। तो दो को सेल लगा देते हैं, एक को लगाए थे, अभी दो ठो सेल, यानी कि अब एक बैटरी हो, दो सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो अभी देखेंगे कि करंट अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है दो सेल लगाने के कारण, कुछ 0.2 एम्पियर्स। तो वोल्टेज देखेंगे कि वो भी जो अक्रॉस द निक्रोम वायर मेजर हो रहा है वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी बढ़ गया कुछ 0.8। फिर एक और सेल लगा दिए, सेल का संख्या 3 कर दिए, तो हम देखें करंट कुछ बह रहा है 0.3 एम्पियर्स, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर जो मेजर हो रहा है वो कुछ 1.2 वोल्ट्स, वो भी बढ़ गया और बढ़ गया। 0.12 तो कम हो जाता ना, इससे ऑब्वियसली कम हो जाता, तो 1.2 बढ़ गया, वोल्टेज भी बढ़ गया। तो देखिए जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो रिलेशन पता चला कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है, वैसे ही वोल्टेज बढ़ता है। तो एक रिलेशन निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, निक्रोम वायर इज अ कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और इसी लॉ को नाम दिया गया ओम्स लॉ, जो डिस्कवर किए उनके ऑनर में जॉर्ज साइमन ओम, फिजिसिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। अभी एक बात देखने का बात ये है कि करंट बढ़ाने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है, एक स्पेशल रिलेशन है कि करंट दोगुना किए तो वोल्टेज दोगुना हुआ, करंट तिगुना किए वोल्टेज तिगुना हुआ। ये लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ना इसको बोलते हैं, लीनियरली बढ़ना बोलते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज और करंट का, जो कि आप लोग के फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी है, ये लैब एक्सपेरिमेंट है, मेजर करना इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को एंड ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि एक इधर हम प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं करंट। सिंपली बार ग्राफ बनाना है और कुछ, बार ग्राफ नहीं सॉरी, सिंपली पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बनाना है। तो इधर कुछ मार्किंग्स हम ले लेते हैं, 0.1 एम्पियर करंट, 0.2, 0.3, 0.4 करंट एम्पियर्स में, एंड इधर मार्किंग्स ले लेते हैं वोल्टेज का कुछ 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, ये सब तो इक्वल डिविजन्स में ही आएगा ना। और स्केल डिफाइन कर देंगे कि इधर 1 यूनिट इज़ 0.1 एम्पियर्स और इधर ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज़ 0.4 वोल्ट्स। तो नाउ हम पॉइंट्स को प्लॉट करें तो 0.1 एम्पियर्स इस एक्सिस से एंड 0.4 इधर से, दिस इज़ द पॉइंट, जो कि पहला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करता है, 0.1 एम्पियर्स करंट एंड 0.4 एम्पियर्स वोल्टेज।
तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट 0.1, 0.4 एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम सीखे हैं अपना क्लास 9th के चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स 0.2, 0.8 दिस इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट 0.3, 1.2 दिस इज़ द पॉइंट। और जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ना, प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, विच प्रूव्स कि जो करंट इंक्रीज करने से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीमेंट दिख रहा है, दैट इज लीनियर इंक्रीमेंट, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सो दिस इज द थिंग। एंड अब आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ को लेकर के कि पाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, दिस इज डिफाइंड एज ओम्स लॉ एंड प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। आप बदल नहीं सकते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड, टेम्परेचर आप बदल नहीं सकते, यू हैव टू कीप दैट क्वांटिटी फिक्स्ड, ये कंडीशन है। सो दिस इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं हमेशा ही तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। तो इस केस में वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट आता है। इस केस में वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं एज कैपिटल आर सिंबल से लिखते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है इस रिलेशन में, उसी को बोलते हैं एक टर्म से जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका डेफिनेशन क्या है? तो जिस प्रकार से नाम है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to resist the flow of current. Property of a conductor to resist the flow of current is called the resistance of the conductor. ठीक है। Now resistance का यूनिट क्या होगा? तो R इक्वल टू अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो V बाय I होगा। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट्स होता है एंड करंट का एम्पियर्स होता है। तो वोल्ट्स पर एम्पियर रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। और इसके लिए एक अनदर सिंबल इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक सिंबल इन द ऑनर ऑफ दैट फिजिसिस्ट ओम, और इसको ओम्स बोलते हैं, ओम्स। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? OHM, ओम। उसके लिए सिंबल इस प्रकार से एक ग्रीक लेटर है। एंड नाउ जब एसआई यूनिट डिफाइन हो गया रेजिस्टेंस का, तो 1 एसआई यूनिट क्या होता है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ 1 ओम? तो 1 ओम इज़, यहाँ देखिए जवाब मिल जाएगा, 1 वोल्ट्स बाय 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन भी आ गया इसी रिलेशन से कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इस प्रकार से नहीं, उल्टा चलते हैं कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। क्लियर? सो इतना ही सिंपल है। सो रेजिस्टेंस हो गया, वो एसआई यूनिट डिफाइन कर लिए। 1 ओम क्या होता है? 1 एसआई यूनिट, वो भी डिफाइन कर लिए। ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, उसका 1 एसआई यूनिट डिफाइन करना इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। नाउ इसी रिलेशन को थोड़ा और समझते हैं। इसी रिलेशन से हम एक और निष्कर्ष पे आ सकते हैं। उसको इस प्रकार से लिख करके हम रेजिस्टेंस डिफाइन किए, उसको अनदर प्रकार से लिख करके कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। इसी को अगर हम लिखें कुछ इस प्रकार से, करंट इक्वल टू, तो होगा V बाय R, करंट इक्वल टू R इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि करंट और रेजिस्टेंस में किस प्रकार से रिलेशन है। और ये पता क्यों कर रहे हैं, किसके दिमाग में आएगी करंट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से रिलेशन क्यों देखें हम उसमें? तो इसका ज़रूरत तब महसूस हुआ कई बार जब एक्सपेरिमेंट्स में हमको ज़रूरत पड़ता है कि हम अलग अलग करंट को कंट्रोल करें, कभी करंट बढ़ाएं, कभी करंट घटाएं। तो वोल्टेज से करना तो बहुत मुश्किल है, फिर हमको चेंज करते रहना पड़ेगा हमेशा वोल्टेज सोर्स। कभी 1 सेल लगा रहे हैं, कभी 5 सेल डाल रहे हैं, कभी 10, फिर 2 खींच रहे हैं। उससे अच्छा है कि अगर हम वोल्टेज को सेम रखते हुए, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम रेजिस्टेंस को बदलें तो करंट बदलेगा, अगर हम रेजिस्टेंस को बदलें तो करंट बदलेगा। तो
इसलिए हम इन दोनों के बीच रिलेशन खोजने का प्रयास। और रेजिस्टेंस को बदलना काफ़ी आसान है। रेजिस्टेंस को बदलने का जहाँ बात आता है तो एक डिवाइस का आविष्कार होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। तो उसी का इन्वेंशन इस प्रकार से। तो इस रिलेशन से हमको दिखता है कि करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, इसको बढ़ाएंगे 5 से 10 करेंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन घटेगा, यानी कि करंट घटेगा। तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये हमको दिख रहा है इस रिलेशन से। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इस रिलेशन से हम जवाब दे सकते हैं कि अगर करंट को हम दोगुना करेंगे तो वोल्टेज भी दोगुना होगा, अगर करंट को तिगुना करेंगे तो वोल्टेज भी तिगुना होगा। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कि अगर हम रेजिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो करंट आधा होगा, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ओवरऑल में हो। अगर रेजिस्टेंस को हम दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, करंट आधा हो जाएगा बाय 2। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर रेजिस्टेंस को तिगुना करेंगे तो करंट 1/3 हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को चरगुना करेंगे तो करंट 1/4 हो जाएगा। ये रिलेशन है करंट और रेजिस्टेंस में। और इस प्रकार से जब हम रेजिस्टेंस को बदल पा रहे हैं तो एक नया डिवाइस का आविष्कार होता है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, जिससे हम अब रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अलग अलग रेजिस्टेंस अपने अनुसार रखेंगे और अलग अलग करंट हम बहवा पाएंगे सर्किट में। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस सर्किट में इस सर्किट में कभी ये करंट सोर्स लगा है, इस प्रकार से, एंड स्विच क्लोज्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी करंट बहेगा, बल्ब ग्लो करेगा। हम चाहते हैं अधिक करंट बहे, तो हमको रेजिस्टेंस को घटाना होगा। रेजिस्टेंस जितना कम करंट उतना ही अधिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जितना अधिक करंट उतना ही कम। तो हम चाहते हैं अधिक करंट बहे, हमको अधिक करंट का ज़रूरत है। इधर एक डिवाइस लगा के रखे हैं, कुछ और भी लगा के रखें, इधर कुछ और भी लगा के रखें जिसको अधिक करंट का भी फिलहाल ज़रूरत है। तो हम रेजिस्टेंस को कम करना होगा। कम करने के लिए हम इसको जॉकी बोलते हैं। इस प्रकार से इसको हम, यहाँ पर एरो होता है इससे नीचे, जो रियोस्टेट का एक और सिंबल था वो इस प्रकार से था। तो इसके यूज़ से हम सिखा रहे हैं रियोस्टेट का यूज़, कि इसको अगर एरो को हम यहाँ पॉइंट कर देंगे, इस जगह पे पॉइंट कर देंगे, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल से, वो इतना ही ट्रैवल करके, इतना ही रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करके, पूरा का रेजिस्टेंस कुछ है सबसे अधिक कैपिटल आर, लेकिन यहाँ जाएगा और इतना ही रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करके इधर घुस जाएगा और बल्ब के थ्रू डिवाइस को जितना करंट चाहिए वो देते हुए वापस आ जाएगा। यहीं पर हम इस एरो को यहाँ नहीं पॉइंट करके इधर घसका के यहाँ पर पॉइंट किए होते, इधर घसका के इधर पॉइंट किए होते, तो यहाँ जो करंट निकला उसको इतना रेजिस्टेंस झेल करके और फिर उसके थ्रू जाएगा। तो अधिक रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो करंट घट जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइस काम करता है, एंड इट्स कॉल्ड द रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। सो दिस इज़ द थिंग, एंड होप कि आप करंट और रेजिस्टेंस के बीच भी रिलेशन समझ गए हैं। तो सिंपल टूचा क्वेश्चन अगर आएगा कि रेजिस्टेंस को दोगुना करेंट तो करंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस को दोगुना करेंगे करंट आधा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो ही तो एक्चुअली में कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो सीख कहाँ रहे हैं। रटना नहीं है कोई भी चीज़, सब बहुत सिंपल है। तो सब कुछ ही ऑलमोस्ट सीख लिया है। अब एक एक्टिविटी से समझने का कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो डिफाइन किए सो क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो एक एक्टिविटी से समझने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग मटेरियल लें और देखते हैं तो क्या क्या होता है, मतलब क्या अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग होता है, सबका रेजिस्टेंस सेम होता है, ये सब चीज़ थोड़ा देखते हैं। सिंपल सा एक्टिविटी है, एनसीईआरटी में ही है कि एक सिंपल सा सर्किट, एक गैप छोड़ दिए। क्यों छोड़े गैप? इसी में तो अलग अलग डिवाइसेस को लगाएंगे उनका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। एक करंट मेजर करने के लिए डिवाइस लगा दिए, एमीटर,
एक करंट मेजर करने के लिए डिवाइस लगा दिए एम मीटर। जो अलग अलग डिवाइसेस हम वहाँ पर डालने वाले हैं, सो दिया हुआ है 3 चीज़। एक बार डालिए निक्रोम वायर इनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। एक बार लगा दीजिए कुछ निक्रोम वायर। अभी जो लगाए हैं दिस इज़ निक्रोम वायर, जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था एक्टिविटी में। सेकेंड बार में डाल दीजिएगा कुछ एक 10 वाट का बल्ब डाल दीजिएगा, और एक थर्ड बार में एक टॉर्च बल्ब डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम करंट इसको चाहिए होता है। ऑब्वियसली टॉर्च बल्ब को बहुत कम करंट नहीं चाहिए रहेगा, थोड़ा सा एलईडी बल्ब हम सोच लिए थे। एलईडीज़ जो दिवाली वगैरह में हम लोग लगाते हैं, वो उसको बहुत कम करंट चाहिए रहता है, एकदम मिली एम्पियर्स, बहुत कम आराम से जल जाता है। तो इन तीनों चीज़ को बारी बारी उन एक्स वाई गैप में भरें एंड सर्किट में हम ऑब्जर्वेशन अपना देखते हैं। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से हम कनेक्ट कर दिए हैं एंड स्विच क्लोज्ड है इस प्रकार से। तो यहाँ से करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से घूमेगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो हम मेजर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो हम देखते हैं बारी बारी हम एम मीटर का रीडिंग्स को मेजर करेंगे कि जब हम निक्रोम वायर डालें और हम एम मीटर रीडिंग को मेजर कर लिए। फिर हम यहाँ से सिलेंड्रिकल चीज़ को निकाल दिए, या फिर स्विच सिंपल वाला रख लेते हैं, ओपन क्लोज वाला मोस्ट सिंपल। अभी क्लोज था, करंट मेजर कर लिए निक्रोम वायर से कितना बहा, अब फिर ओपन कर दिए स्विच को और फिर क्लोज कर दिए। अब डाल के ऑब्वियसली 10 वाट बल्ब को लगाएं, यहाँ पर निक्रोम वायर को हटाएं और 10 वाट बल्ब को लगाएं, और फिर हम मेजर किए कि एम मीटर से करंट कितना बहा स्विच क्लोज करके, और फिर स्विच खोलें, फिर इसको हटाएं और फिर टॉर्च बल्ब को लगाएं और फिर क्लोज किए और एम मीटर का रीडिंग मेजर किए। तो इस प्रकार से हम बारी बारी तीनों को, निक्रोम वायर, 10 वाट बल्ब एंड टॉर्च बल्ब, इन तीनों को हम निक्रोम वायर, इन तीनों को हम बारी बारी वहाँ डालें और एम मीटर्स का रीडिंग मेजर किए कि तो हम ऐसा पाएंगे, अपना ऑब्जर्वेशंस में ऐसा पाते हैं कि बारी बारी हमको अलग अलग करंट मेजर होता है। प्रत्येक बार में हमको अलग अलग करंट मेजर होता है। अलग अलग करंट मेजर क्यों होगा, आप सोचिए। वोल्टेज तो सेम है, इसको तो बदल नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी 3 सेल लगाए हैं, कभी 4 सेल लगाए हैं, कभी 5 सेल नहीं किए हैं, हमेशा 4 ही है। तो वोल्टेज सोर्स को फिक्स रखे हैं तो करंट फिर भी करंट बदल रहा है, तो कब बदलेगा करंट? 3 ही चीज़ तो है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन्हीं तीनों में रिलेशन है। तो इसको अगर फिक्स रखे हैं तो करंट बदलेगा तभी जब आप रेजिस्टेंस को बदले हैं, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। तो ऑब्वियसली तीनों मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इससे हम ये निष्कर्ष पे आए कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ऑब्वियस सा बात है, मटेरियल अलग अलग है, अलग अलग चीज़ का बना है, अलग अलग मेटल्स का बना है, तो अलग अलग सबका रेजिस्टेंस होगा। तो पहला निष्कर्ष पे हम यही है कि इस एक्टिविटी से कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ये निष्कर्ष पे हम आए। अभी और कुछ इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शॉर्ट वीडियोस रखते हैं ताकि पढ़ने समझने में भी काफ़ी आसानी हो, आसानी से समझ सकें। और कुछ ले सकते हैं क्या? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक बात इसमें भी छूट गया कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वगैरह इसी पार्ट में डिफाइन हो जाता है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। तीनों का रेजिस्टेंस हम देखें कि अलग अलग है, अलग अलग करंट बहा ऐसा मेजर हुआ, यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। नाउ किसका अधिक और किसका कम, ये बात तो बताई ही नहीं कि किसका रेजिस्टेंस अधिक और किसका रेजिस्टेंस कम। तो जिसके थ्रू करंट अधिक बह रहा है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो सेम है, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे में, यानी कि करंट कम रखिएगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा, करंट अधिक रखिएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जिसके थ्रू अधिक करंट बहेगा, जिसके थ्रू तीनों में से अधिक करंट हमको मेजर होगा, सबसे अधिक करंट,
उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। जिसके थ्रू करंट सबसे कम बहेगा, एकदम थोड़ा सा करंट बह रहा है, वो बहुत रेजिस्टेंस ऑफर किया है कहीं ना कहीं, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक। ऐसे हमको प्रैक्टिकल वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन होप कि निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस सबसे अधिक हो, क्योंकि निक्रोम वायर इज एन एलॉयज काफ़ी अधिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कई मेटल्स का मिक्सचर होता है, 10 वोल्ट बल्ब भी हो सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट, उसके लिए प्रैक्टिकल वैल्यूज़ देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मूल बात क्या है सीखने के लिए कि कौन अधिक रेजिस्टेंस, कौन कम रेजिस्टेंस। तो जिसके थ्रू कम करंट, लो करंट, दैट मीन्स दैट डिवाइस हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस। एंड इफ हाई करंट हमको मेजर होता है, मोर करंट मेजर होता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस उसका कम है, लोअर रेजिस्टेंस। सो एंड द डिवाइस विच हैज़ अ लोअर रेजिस्टेंस रिलेटिवली, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज रिलेटिव, जो थोड़ा लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आसानी से अलाउ करता है अपने थ्रू करंट को फ्लो करने के लिए, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, बहने के लिए अलाउ करे। एंड डिवाइसेस विच डू नॉट ऑफर, जो कि थोड़ा अधिक रेजिस्टेंस और ऑफर करता है, जो एकदम कम करता है, यानी कि आसानी से करंट को बहने के लिए अलाउ करेगा, कोई रेजिस्टेंस लगभग नहीं के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करे, एकदम लो रेजिस्टेंस ऑफर करे, वो सब गुड कंडक्टर्स कहलाता है। जो थोड़ा अधिक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उनको पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं, जो हल्का हल्का इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उतना अधिक नहीं, पर कभी कभी चटका झटका लग सकता है, हल्का हल्का एकदम। और जो एकदम हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे, मतलब नहीं के बराबर, एकदम नहीं के बराबर करंट को बहने दे, नहीं के बराबर, तो उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि रबर एकदम नहीं के बराबर करंट को बहने दे, तो उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। सो विच ऑफर एकदम हायर रेजिस्टेंस। सो ये 3 टर्म्स, कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एंड वन मोर थिंग कि एक एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गिव रीजंस में पूछ सकता है कि एक लाइन दे करके, जो कि यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो ध्यान से समझिए कि जो करंट बहता है वो किसके कारण बहता है? हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है सेल के कारण, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और इधर से बह करके वो इधर आता है। लेकिन करंट का दिशा हम उल्टा डिफाइन किए हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहता है, ठहलाता है, तो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल क्रिएट किया है वो इलेक्ट्रॉन को ठेलना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसको थोड़ा सा कठिनाई होता है मूव करने में। उसको थोड़ा कठिनाई होता है क्योंकि सेंटर पे एटम का न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है प्रोटॉन्स के कारण, न्यूट्रॉन्स तो नो चार्ज होता है, तो प्रोटॉन्स के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि सब प्रोटॉन सेंटर पे भरा है और इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करने वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, वो उसको ठेल के लेके जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसको बांध के रखना चाहता है अपना ऑर्बिट में, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस उसको बांध के रखना चाहता है। तो अपनी तरफ खींच रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस किया हो उसको ठेल के लेके जाना चाहता है। तो ये रीज़न में पूछ सकता है, गिव रीजन्स में ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के तरह एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करने में क्या करना है? कुछ नहीं करना है कि यस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेल का तो इलेक्ट्रॉन्स को बहाना चाहता है, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ द एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसको रोकता है, दैट ऑफर्स द रेजिस्टेंस। सो होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक and like the video. Please share and subscribe and stay tuned for the next upcoming ones. Thank you.